नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना और कांग्रेस में दरार के बाद अब उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर गठबंधन की अटकलों पर लगाते हुए विराम कहा है कि अब बीजेपी खुद लड़ेगी अपने दम पर चुनाव। जहां साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थितियों पर कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गठबंधन किससे करना है और किसे जूते फेंकने ये महाविकास अघाड़ी तय करे। तो वहीं आपको बताते चले कि शरद पवार ने भी एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ की है मुलाकात। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी हलचलें तेज होती दिखाई पड़ रही है। जहां दरअसल आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और ये कहावत का जिक्र हम आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हालात अब शिवसेना की होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक और जहां उद्धव ठाकरे ने 2019 में अपने सिद्धांतों को भूलकर अपने ही विरोधियों के साथ हाथ मिलाया था, उसका खामियाजा आज साफ तौर पर शिवसेना भुगतती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम बना हुआ है, ये साफ तौर पर इन स्थितियों को स्पष्ट करता है कि अब शिवसेना का हालत इस तरीके की हो चुकी है कि जिसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही होगा कि अब धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। जी हां, जो अपने पुराने साथी थे उनसे तो वो हाथ धो ही चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने का फैसला जो उद्धव ठाकरे ने लिया था, संजय राउत ने जो लिया था, अब इनको बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है। क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस और एनसीपी के तल्ख तेवर के बाद अब शिवसेना की पुरानी साथी बीजेपी ने भी साफ तौर पर स्पष्ट करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जनता इसे पसंद भी करेगी। जहां दरअसल लगातार आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो हालात बने हुए हैं, इसको लेकर अभी पिछले दिनों विधायक शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की सलाह दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम आपके नेतृत्व में शक नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो इससे हमें फायदा होगा। जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से लगातार महाविकास अघाड़ी के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे पिछले दिनों लंबे वक्त से पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और संजय राउत भी किस तरीके से लगातार बीजेपी को मनाने के लिए उनमें डोरे डालते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और तभी से दरअसल आपको बताते चले कि ये सरगर्मियां तेज हो चुकी थी कि अब जब महाविकास अघाड़ी सरकार टूट की कगार पर है, जब उद्धव सरकार टूटने वाली है, तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को अपने भूले बिसरे साथी की याद आई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार केंद्रीय आला नेतृत्व से मुलाकात उद्धव ठाकरे करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने जो उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की जो सलाह दी थी, आपको बताते चले कि इसको लेकर अब साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर विराम लगा दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। जी हां, आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ये उन्हें यानी कि महाविकास अघाड़ी को तय करना है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे और किसके सामने जूता फेंकेंगे या उन्हें माला भेंट करेंगे। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जनता, हमारी रुचि जनता से जुड़ी हुई है और भाजपा लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। यही बड़ी वजह है कि जनता हमें प्यार करती है और एक बार फिर से बीजेपी खुद के दम पर जनता के पास जाएगी और आगामी चुनाव से लेकर फिर चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, शिवसेना के साथ किसी भी सूरत पर बीजेपी हाथ नहीं मिलाएगी। जिसके बाद से ही लगातार अब उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि जो ताजा हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जिस तरीके से अपने ही सहयोगी दल के नेता उद्धव सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए बगावत करते हुए दिखाई दिए, साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि अब उद्धव सरकार की यानी कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि लगातार अभी हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से नाना पटोले ने भी साफ तौर पर यह कह दिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ही शिवसेना के साथ हाथ मिलाया था और वो कोई स्थायी समाधान नहीं था। और यही बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर
निकाय चुनाव हो। और जिस तरीके से लगातार एनसीपी के नेताओं की ओर से भी शिवसेना को तोड़ने की जो लगातार एक के बाद एक साजिश सामने आई है, इसको देखते हुए यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब संजय राउत जो लगातार लंबे समय से बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जिसको जहां पर चुनाव लड़ना है अकेले लड़े, हम भी देख लेंगे, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। हालांकि लगातार संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि उनके पुराना साथी उनसे हाथ मिलाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि जैसे तैसे महाराष्ट्र की सरकार बच पाएगी। लेकिन अब आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में शिवसेना के साथ बीजेपी हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि वो अपनी विचारधारा को लेकर अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद से ही लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एनसीपी प्रमुख भी लगातार एक के बाद एक बड़े झटके महाविकास अघाड़ी सरकार को देते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से शरद पवार ने प्रशांत किशोर से दिल्ली में मुलाकात की है। जी हां, आपको बताते चले कि शरद पवार की लगातार ये दूसरी बार मुलाकात प्रशांत किशोर को लेकर हो रही है, प्रशांत किशोर के साथ हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे 11 जून को यानी कि बीते सप्ताह भी शरद पवार ने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की थी। और उस समय भी किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो राजनीति में लगातार भूचाल दिखाई पड़ रहा था, किस तरीके से उद्धव ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी तारीफों में बड़े बड़े कसीदे गढ़े जा रहे थे। और संजय राउत भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि दोनों की जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी सकारात्मक मीटिंग है, और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए हालांकि वो दिखे थे। और ऐसे में उस दौरान भी शरद पवार ने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात कर उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज जो दिल्ली में ये दूसरी मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, ये साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कौन विपक्ष का नेता होगा, किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर खास चर्चा की गई है। हालांकि लगातार विपक्षी नेता एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र बनाते हुए दिखाई पड़े थे, और यही बड़ी वजह है कि अब विपक्षी नेताओं के दल एक बार फिर से 2024 को लेकर मोदी सरकार को तोड़ने के लिए, या यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार शरद पवार प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं में भी टूट की तस्वीरें सामने आ रही है, इसकी बानगी भी बार बार हमने आपको दिखाई है। क्योंकि एक और जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार भी खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर उभरता हुआ देखना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार शरद पवार अपने खेमे को भूलकर, शिवसेना और कांग्रेस को भूलकर लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ मिलकर तमाम तरह की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बार बार इन बैठकों के दौर के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे इसके पहले भी शरद पवार ने कई घंटों तक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। हालांकि इसको सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया था, लेकिन आपको बताते चले कि उस दौरान भी महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ था, और लगातार ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि हो सकता है कि अब एनसीपी चीफ भी इस सरकार से अपने हाथ धोने को तैयार है, क्योंकि इसके पहले कई बार एनसीपी चीफ ये संकेत दे चुके हैं कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि कई बार उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार के बीच भी तमाम तरह की तल्खियां सामने आई है। और हालत आप सोचिए कि नौबत यहां तक आ गई थी कि शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर शरद पवार को यह कह दिया था कि शिवसेना अकेली किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अगर सरकार में 3 पहिए की सरकार है तो तीनों को अपनी जवाबदेही करनी होगी। हालांकि लगातार इसके पहले कांग्रेस आरक्षण को लेकर कई बार सरकार पर हमला बोल चुकी है, और अब जिस तरीके से लगातार नाना पटोले ने भी साफ तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखकर ये साफ तौर पर बगावत शुरू कर दी कि वो आगामी चुनाव में अकेले खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार टूट सकती है। और ऐसे में जब उद्धव ठाकरे को बीजेपी से जरा सी उम्मीद थी, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने यानी कि बीजेपी ने भी साफ तौर पर बड़ा झटका शिवसेना को दिया है, जिसके बाद साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी की जो अलग अलग पहियों की सरकार बनाई गई थी, जबरदस्ती नीति विरोधों के खिलाफ जाकर
सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अब उसमें टूट साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है और अब ये संभावना लगाई जा रही है कि किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार टूट सकती है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार का पतन अब निश्चित तौर पर सामने होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक और जहां लगातार कांग्रेस बगावत करती हुई दिखाई पड़ रही, तो वहीं एनसीपी चीफ भी लगातार बार बार दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि कल शाम भी 4 बजे एनसीपी चीफ ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और सभी राजनीतिक नेताओं को इस बैठक में मौजूद होने का न्योता दिया गया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोई बड़ी साजिश लगातार विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, इस साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरीके से अभी इन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के बाद भी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए, तो आप सोचिए कि कैसे लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टी मिलजुल कर काम कर पाएंगी। लेकिन अब इसे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब उनकी बौखलाहट बंद होने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार टूटने वाली है। तो वहीं जिस तरीके से शरद पवार तमाम तरह की बैठकें दिल्ली में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह भी साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि अब जो तमाम तरह की तस्वीरें शरद पवार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देखते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ममता बनर्जी एक और जो सपना देख रही हैं, अब एक बार फिर से विपक्षी नेताओं में भी टूट की तस्वीरें सामने आएगी, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अब इनकी तमाम रणनीतियों से, इनके तमाम षड्यंत्र के बाद और मजबूती के तौर पर उतरेगी। फिर चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।